हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर का देखेंगे, जो कि आज टॉपिक होगा मेरा न्यूज़ एट द रेट 365 देखेंगे हम इसमें, जो कि बुक का चैप्टर होगा। इसमें न्यूज़ एट द रेट 365 जितने भी न्यूज़ जो है वर्ष में गुजरे हैं और जितने भी विधेयक जो आने वाले हैं उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हो जाएगा बफ संशोधन विधेयक 2024। देखिए, तो बफ संशोधन विधेयक 2024 इसमें क्या है। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। यह अधिनियम भारत के वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करता है। इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति को वक्फ बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? वक्फ हम बोलते हैं किसको हैं? तो इस्लामी मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल या अचल संपत्ति को वक्फ हम बोलते हैं। तो वक्फ विधेयक कब पेश किया गया था? तो लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को वक्फ विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था और वक्फ अधिनियम 1995 को संशोधित करने की बात करता है वक्फ सब विधेयक में। आगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा विशेष बिंदु इस पे क्या होगा कि विधेयक में वर्तमान अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंध सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया। तो वक्फ अधिनियम जो था उसका नाम बदल के कर दिया गया संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता विकास अधिनियम 1935 कर दिया गया है। ये देखिए, इसका नाम जो होगा आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो पूछ सकता है कि वक्फ संशोधन अधिनियम का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है। तो संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम। विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ घोषित कर सकते हैं। तो इसमें विधेयक में एक चीज़ और बताया गया है कि जो व्यक्ति जो है 5 साल तक अगर इस्लाम का धर्म का पालन कर रहा है वही व्यक्ति जो है वक्फ घोषित कर सकते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति 5 साल तक इस्लाम का पालन कर रहे हैं वो व्यक्ति अपने ज़मीन को जो है वक्फ को दान कर सकते हैं। यही कहने का मतलब है कि वक्फ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचानी गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर स्वामित्व निर्धारित करेगा और राज्य सरकार रिपोर्ट सौंपेगी। तो देखिए क्या बोला गया है, विधेयक में कहा गया है कि वक्फ के रूप में पहचान की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। जो सरकारी संपत्ति हो वक्फ नहीं रह जाएगी। अनिश्चितता की स्थिति में उस क्षेत्र का जिला कलेक्टर होंगे स्वामित्व निर्धारित करेंगे और राज्य सरकार जो है उसका रिपोर्ट सौंपेगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन। यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देगा जो वक्फ को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता था कि कोई संपत्ति वक्फ का है या नहीं। तो देखिए, इस विधेयक के माध्यम से जो वक्फ का जो अधिकार होगा जांचने का उसको जो हटा दिया जाएगा कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। आगे बात करते हैं। पहले वक्फ का संरक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह विधेयक कलेक्टर के सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। किसको देता है? तो कलेक्टर को सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। लंबित सर्वेक्षण राज्य राजस्व कानून के अनुसार किए जाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। विधेयक में प्रावधान है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर सदस्य केंद्रीय वक्फ परिषद में जो है केंद्रीय परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति मुस्लिम होने जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं भी होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। वक्फ बोर्ड में सिया सुन्नी, जो वक्फ बोर्ड में मुस्लिम में जो सिया सुन्नी होते हैं पिछड़े मुसलमानों से कम 1 सदस्य होना जरूरी है। इसमें बोहरा और आगा खानी समुदाय में से एक सदस्य होना चाहिए। अगर उसके पास राज्य में वक्फ हो तो अगर ये सब वाले कैटेगरी में जो है बोहरा और आगा खाना समुदायों में अगर उस राज्य में उसका ज़मीन हो, मतलब कि वक्फ हो, दान किया गया संपत्ति हो, तो उसको भी सदस्य होना जरूरी है। ऐसा बोलने का प्रावधान है।
हैं। आगे बात करते हैं, विधेयक में ट्रिब्यूनल के नियमों को अंतिम मानने वाले प्रावधानों को छोड़ दिया गया है। ट्रिब्यूनल के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो कि जेपीसी हम बोलते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बोलते हैं, वो ट्रिब्यूनल के आधार पर छोड़ दिया गया है अंतिम निर्णय। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो 90 दिन के भीतर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल के खिलाफ। आगे क्या बताया गया है, विधेयक केंद्र सरकार के निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है। पंजीकरण, वक्फ के खातों का प्रकाशन, वक्फ बोर्ड के कार्यवाही का प्रकाशन। नेक्स्ट देखते हैं, विधेयक केंद्र सरकार को सीएजी या किसी नामित अधिकारी के वक्फ के खातों का ऑडिट करने का अधिकार देता है। तो देखिए केंद्र सरकार जो है, सीएजी जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होते हैं, वो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो होंगे वही जो है उसके खातों का ऑडिट करने की जानकारी देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नोट क्या बताया गया है, वक्फ सरकार के पास सशस्त्र सेना बल, वक्फ जो है सरकार के पास सशस्त्र सेना बल भारतीय रेलवे के बाद तीसरा सबसे बड़ा भूमि रखता है। तो देखिए सेना के बाद आर्मी के बाद देख लीजिए आप रेलवे की संपत्ति होता है। रेलवे की संपत्ति के बाद जो है वक्फ का संपत्ति रखा गया है, वही बात करने वाला है। आगे बात करते हैं, इस विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। मतलब कि जगदम्बिका, इसका मेन लाइन कौन सा हो जाए कि इस विधेयक में समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी के गठन किया गया है। किसके अध्यक्षता में, तो जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया है। किसके लिए, तो वक्फ के लिए। ये क्वेश्चन जो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार। तो जो आईपीसी जो था, आईपीसी इंडियन पैनल कोड, सीआरपीसी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार बताया गया है। ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो पीआईबी से लिया गया है। गृह मंत्रालय ने 2020 में आपराधिक कानून के 3 संहितों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति की गठित की थी। तो देखिए इसमें किसका हो जाएगा, ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किसकी अध्यक्षता में, तो प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में आपराधिक कानून गृह मंत्री 2020 में आपराधिक कानून के 3 संहिता की समीक्षा के लिए प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में समिति की गठन किया गया था। आगे बात करते हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय न्याय संहिता, इसको याद कीजिए कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। 1 जुलाई मतलब कि ये डेट भी आप याद कीजिएगा कि 1 जुलाई 2024 जो है लागू कर दिया गया है। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC 1860, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगी। तो ये सभी जो है स्थान लेगी, जो कंजुकेटिव में आप देख सकते हैं इसको। भारतीय न्याय संहिता का कौन सा लेगी, तो भारतीय दंड संहिता IPC लेगा। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS का कौन लेगा, तो दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 लेगा। वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का कौन लेगा, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की स्थान लेगी। आगे बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 देखेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता का मसौदा 1834 में थॉमस बैबिंगटन कौन सा थे, तो भारतीय दंड संहिता, जो कि अब नाम चेंज करके कर दिया गया भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता का मसौदा जो है 1834 में थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता वाले प्रथम विधि आयोग तैयार किया गया था। यह संहिता जनवरी 1860 में लागू कर दिया गया था। तो इसका मसौदा कब तैयार किया गया था 1834 में इसकी मसौदा तैयार किया गया था। अब फर्स्ट विधि अधिकारी कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले जो थे अध्यक्ष जो थे
लॉर्ड मैकाले थे, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे मैकाले थे। और इसको कब लागू कर दिया गया था, तो जनवरी 1860 में इसको लागू कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, आईपीसी 1860 में 23 अध्याय थे। देखिए ये वाले इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा आपका ये वाला कि आईपीसी 1860 में 23 अध्याय और 511 धाराएँ थे। देखिए ये वाले जो होगा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है तो इससे बहुत अधिक तक इसको देखने को मिल सकता है, क्योंकि डाटा बेसिस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। या आईपीसी 1860 में 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थे, जिसे बीएनएस 2023 में 20 अध्याय हो गया, घट करके कितना हो गया, 20 अध्याय हो गया और 358 धाराएं में समायोजित किया गया है। तो देखिए ये वाले लाइन जो है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या दिया गया है। हत्या के लिए आईपीसी में कितना था, तो धारा 300 था, बीएनएस में हमारा धारा 101 लगा दिया गया है। हत्या के लिए सज़ा जो था धारा 302 था, इसमें लगा दे, बीएनएस में लगाया गया है 103। हत्या के लिए आजीवन कारावास की सज़ा धारा 303 था, इसमें 104 लगा दिया गया है। बलात्कार के लिए आईपीसी में धारा 375 था, वही धारा 63 लगा दिया गया है। बलात्कार के लिए सज़ा धारा 376 था, जो कि धारा 64 कर दिया गया है। दहेज हत्या के लिए धारा जो था 304 बी था, वही धारा 80 कर दिया गया है। मानव तस्करी के लिए धारा 370 था, जिसको धारा 370 था मानव तस्करी के लिए, जो धारा कर दिया कितना 143 कर दिया गया है। वही चोरी के लिए सज़ा देख सकते हैं कि धारा 379 था, जो कि धारा 302/2 कर दिया गया है बीएनएस में। तो कभी कभी देखिए ये वाले धारा से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेजर पॉइंट है आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, तो इसको एक बार झलक से देख लेना जरूरी है। आगे बात करते हैं हम नए प्रावधानों में जोड़े गए हैं, जो कौन से वैसे हैं जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं। धारा 48 क्या बोलता है, भारत में अपराध के लिए भारत के बाहर से उकसाना, धारा 48 में लगेगा आपके ऊपर। धारा 69 हो जाएगा, छल पूर्वक तरीके आदि का उपयोग करके यौन संबंध करना, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, धारा 69 हो जाएगा। वही धारा 95 की बात करते हैं, किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, या उसे शामिल करना, क्या आपके ऊपर धारा कौन सा लग सकता है, तो धारा 95 लग सकता है, जो नए नियम के अनुसार भारत न्याय संहिता के अंतर्गत आपको ये सब धारा लगेगी। आगे बात करते हैं धारा 111 क्या बोलता है, संगठित अपराध, और धारा 112 छोटे संगठन अपराध हो जाएगा आपका। संगठित अपराध लगेगा किसके ऊपर, धारा 111 के ऊपर आपका लग जाएगा संगठित अपराध। वही धारा 112 के ऊपर देखेंगे हम छोटे संगठित अपराध लगेगा। आगे बात करते हैं धारा 113 की बात करते हैं, आतंकवादी कृत लगेगा धारा 113 के ऊपर। धारा 152 के ऊपर लगेगा धारा की संप्रभुता, धारा 152 लगेगा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत आपके ऊपर धारा 152 लग सकता है। वही धारा 226 की बात करते हैं, तो वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूत करने या रोकने के लिए आत्महत्या का प्रयास करना, तो उसके ऊपर धारा 236 हो जाएगा। धारा 304 हो जाएगा छीनना, स्केचिंग करना, जैसे कि कोई चोर जो होता है किसी का गहना स्केचिंग करता है, किसी का बैग जो होता है स्केचिंग करता है, उसके ऊपर धारा 304 की प्रावधान किया गया है। पर प्रमुख प्रतिलोपन अप्राकृतीय यौन अपराध धारा 377 और व्यभिचारी और ठग आदि के ऊपर लगेगा ऊपर धारा आपका 377। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्या बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो आपका हो जाएगा CRPC हो जाएगा। देखते हैं BNSS में 531 धाराएं हैं। BNSS में जो है 531 धाराएं हैं, जो कि 30 और 29 अध्याय हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 39, 29 नहीं 39 हो जाएगा। ये हो जाएगा 39, 531 धाराएं हैं और 39 अध्याय हो जाएगा आपका BNSS में, जबकि CRPC में 448 धाराएं था और आपका देख देंगे ये 30 और 7 37 जो हो जाएगा आपका अध्याय था। इसी के ऊपर ये भी पॉइंट जो हो जाएगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसको देख लेना एक बार ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं
नए प्रावधानों में शामिल किया गया है धारा 86। धारा 86 क्या बोलता है? घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और कुर्की की बात करता है धारा 86। वही धारा 105 करता है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग देखेगा आपको। धारा 107 देखेंगे संपत्ति के कुर्की जब्ती या वापसी की बात करते हैं, धारा 107 हो जाएगा आपके ऊपर। आज नेक्स्ट देखते हैं धारा 172 पुलिस के वैध निर्देशों को पालन करने के लिए बाध्य व्यक्ति, धारा 172 हो जाएगा। वही धारा 336 की बात करते हैं तो कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस और अधिकारियों का साक्ष्य देखेगा, धारा 336। वही धारा 356 की बात करता है घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, परीक्षण या निर्णय लिया जाएगा। वही धारा 398 की बात बोलते हैं गवाह संरक्षण योजना हो जाएगा, धारा 398। वही देखेंगे धारा 472 मृत्यु दंड के मामले में दया याचिका बोलेंगे, धारा 472 हो जाएगा। वही धारा 350 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में परीक्षण और कार्यवाही की जाएगी, धारा हो जाएगा आपका 350। नेक्स्ट देखते हैं हम बीएनएसएस की कुछ प्रमुख विशेषताएं हो जाएगा। एफआईआर हो जाएगा। एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाता है चाहे अपराध का क्षेत्र कुछ भी हो। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा ये वाला कि एफआईआर जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ये बहुत ही बढ़िया कदम है। इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। एफआईआर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। प्रारंभिक जाँच 14 दिन में पूरा होनी चाहिए। प्रारंभिक जाँच जो है 14 दिन में पूरा हो जाना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं बयानों की रिकॉर्डिंग। बयानों की रिकॉर्डिंग क्या बोलते हैं? बलात्कार पीड़िता का बयान उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा कि बयानों की रिकॉर्डिंग के बारे में बात किया गया है। बलात्कार पीड़िता का बयान जो है उसके घर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे बयान मोबाइल फ़ोन सहित ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे यौन उत्पीड़न के पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिस अधिकारी का होना आवश्यक है। तो देखिए ये सभी जो है जागरूकता के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से जो अगर जो है इस तरह के साक्ष्य इस तरह के होता है तो किस तरह से प्रावधान है वो सभी जानना बहुत ज़रूरी है एज ए स्टूडेंट। आगे बात करते हैं 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, 15 वर्ष से कम, ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष, किसी भी पुरुष हो जाएंगे, किसी भी महिला हो जाएंगे, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति, गंभीर बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को बयान दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। ये वाला जो ये सभी जो हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास में दंडनीय अपराधों में गवाह के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान दर्ज कराया जाएगा। गिरफ्तारी देखेंगे 3 वर्ष से कम कारावास की सज़ा वाले अपराधी डीएसपी की अनुमति के बिना वृद्धा या सशक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। किसका? तो डीएसपी की अनुमति के बिना, विदाउट डीएसपी की अनुमति की आप वृद्धा, बूढ़े लोग को और असशक्त व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं जो अगर उसका कारावास 3 वर्ष से कम हो तो। आगे बात करते हैं गिरफ्तार व्यक्ति का रिकॉर्डिंग रखने और उसे डिजिटल मोड में प्रदर्शित करने के लिए प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नामित पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। तो इसके लिए कि अलग से अधिकारी नियुक्ति किया जाएगा, किसके लिए? तो रिकॉर्डिंग को रखने के लिए। आगे देखते हैं शुरुआती 15 दिनों के बाद ही पुलिस रिमांड मांगा जा सकता है। आरोपी की रिमांड बीएनएसएस के तहत मांगी जा सकती है। आरोपी का जो रिमांड जो है बीएनएसएस के तहत मांगी जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे उस मामले में गिरफ्तारी के पहले 40 दिन के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से कम कारावास के लिए दंडनीय है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे उस मामले में गिरफ्तारी के पहले 60 दिन के भीतर जहां अपराध 10 वर्ष से अधिक कारावास के लिए दंडनीय है। आगे बात करते हैं बीएनएस और पोस्को के तहत कुछ यौन अपराध मामले की जांच सूचना दर्ज होने की तारीख 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। क्या बोला गया? बीएनएस भारत न्याय संहिता और पोस्को के तहत कुछ यौन अपराध के जांच सूचना जो है होने के तारीख को 2 महीने के भीतर जो है पूरा कर लिया जाएगा। आगे बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो है इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो जाएगा। इस नए अधिनियम में 170 धाराएं जबकि पहले साक्ष्य अधिनियम में 166 धाराएं थे। ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जो है इस अधिनियम में अब जो है 170 धाराएं हैं जबकि पहले इसमें 166 धाराएं थी।
यह किसी भी न्यायालय में यह किसी भी न्यायालय में या उसकी समीक्षा सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है, जिसके सैन्य न्यायालय भी शामिल है, लेकिन किसी भी न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामे का माध्यम के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। आगे बात करते हैं, प्रमुख प्रावधान देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए एक नई धारा 61 जोड़ी गई है। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्डिंग की साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है, जिसमें उन्हें पारंपरिक दस्तावेज साक्ष्य के बराबरी कानूनी वैध बताता है। आगे बात करते हैं हम द्वितीय साक्ष्य। इसमें निम्नलिखित को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है। यांत्रिक प्रतिक्रिया और मूल से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, दस्तावेजों के समकक्षों से बनाई गई प्रतिलिपियाँ, इसे देखने वाले गवाह द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेज की सामग्री के मौखिक विवरण, नोट क्या बोलता है, दस्तावेज की सटीक परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। नेक्स्ट देखेंगे, डीएनए साक्ष्य की स्वीकारता के लिए विशेष प्रावधान है। तो डीएनए साक्ष्य जो स्वीकारता है उसके लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मेरा हो जाएगा आपका 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन। जो 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन देखेंगे। एससीओ राष्ट्र अध्यक्ष परिषद की 24वां बैठक एससीओ शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2024 को कजाकिस्तान की अध्यक्षता अस्ताना में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ में हो जाएगा, तो कजाकिस्तान की अध्यक्षता में अस्ताना में किया जाएगा। इस पॉइंट को नोट आउट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका। नया सदस्य देखेंगे, बेलारूस जो है एससीओ का 10वां सदस्य बन गया है। तो एससीओ में टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे, अब एससीओ में टोटल 10 मेंबर हो जाएंगे, जिसमें बेलारूस जो है आपका 10वां सदस्य बन गया है। आगे बात करते हैं, अस्ताना में क्या क्या घोषित किया गया है। अस्ताना में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन में अस्ताना को अपनाया गया है। अस्ताना घोषणा को अपनाया गया है, जिसमें आपको ऊर्जा की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, व्यापार की बात करता है, वित्त की बात करता है, सूचना की बात करता है। सुरक्षा पर 25 राजनीतिक समझौता को मंजूरी दिया गया है। किसमें, तो 25 राजनीतिक समझौता पे मंजूरी दिया गया है, जो कि कजाकिस्तान के अस्ताना में अस्ताना समझौता के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और एससीओ की मीटिंग कहाँ में, 24वां एससीओ की मीटिंग कहाँ में होने वाला है, कजाकिस्तान में होने वाला है। आगे बात करते हैं, वो सभी मुद्दा कौन कौन से हैं। 2025-27 के लिए आतंकवाद, अब 2025 से लेकर के 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम। देखिए इस पे हम बहुत ही अच्छा बात बताने वाले हैं, जो कि इस टॉपिक को लास्ट में हम बताएंगे। आगे देखते हैं, 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाएगा। कब तक, तो 2035 तक एससीओ जो है विकास रणनीति को अपनाएगा। 2024 से 29 के लिए मादक पदार्थ विरोधी रणनीति होगा आपका। 2030 तक ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीतियाँ बनाई जाएगी। चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन का सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। तो देखिए ये वाले पॉइंट जो हो जाएगा बहुत भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि चीन के किंगदाओ शहर को, कौन सा शहर को, तो चीन के किंगदाओ शहर को 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन का सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। कहाँ में, तो कहाँ में घोषित किया गया है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में घोषित किया गया है। चीन के किंगदाओ शहर के 2024-25 के लिए एससीओ पर्यटन का सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं हम संघाई सहयोग संगठन एससीओ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जानते हैं। एससीओ का मूल जो है 1996 में गठित संघाई 5 से निहित था। कौन सा, तो संघाई 5 से निहित था, जिसमें मेंबर कौन कौन से थे, रूस था, चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था और ताजिकिस्तान था। कौन कौन से था, तो रूस हो गया, अगर चाइना हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया। एससीओ का मूल जो हो जाएगा 1996 में गठित किया गया था, संघाई 5 के नाम से जाना जाता था पहले। उसके बाद देखते हैं 15 जून 2001 को संघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना की गई।
तो देखिए कब एससीओ की स्थापना कब किया गया था। तो इससे पहले एससीओ को मूल 96 को शंघाई 5 के नाम जाना जाता था। और एससीओ की स्थापना कब किया गया था। 15 जून 2001 को इस शंघाई में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ की स्थापना किया गया। इसमें छठे सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। कौन सा। तो छठे शहर को उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। आगे बात करते हैं इसका सचिवालय जो है बीजिंग में है। एससीओ का सचिवालय कहाँ में है। तो बीजिंग में है। नेक्स्ट देखेंगे इस समूह का विस्तार 2017 में किया गया जब भारत पाकिस्तान इसके सदस्य बने और ईरान जो है 2023 में समूह में शामिल हुआ। अब बेलारूस जो हो जाएगा इसका 10वां नया सदस्य हो जाएगा। देखिए हम इसमें बात क्या करने वाले हैं कि 2017 में एससीओ का मेंबर बना है इंडिया। कब। तो 2017 में एससीओ का मेंबर बना है इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में बना है। तो देखिए और इसमें जो है कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में जो है पॉइंट किया दिया गया है कि 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम स्थापित करेगा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री जो है इस तरह की बात करेगा। नहीं करेगा। इसीलिए हम आपको बताने वाले थे कि लास्ट में हम एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट बताने वाले हैं कि 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ में जो है एससीओ का सदस्य बना था। और जो है अभी जो है एट प्रेजेंट जो पॉइंट दिया गया है 25 राजनीतिक समझौता किया गया है। अस्ताना समझौता हम उसको बोल सकते हैं। जो इसमें एक पॉइंट इसमें भी है कि 2025 से 27 के लिए आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के मुकाबले के लिए सहयोग कार्यक्रम स्थापित करेगा, जो कि पाकिस्तान कभी नहीं करेगा क्योंकि आतंकवाद का एक फैक्ट्री है। आगे बात करते हैं हम। इसी तरह से आप देख लें कि एससीओ का पहले क्या नाम जाना जाता था। तो एससीओ 5 के नाम से जाना जाता था। इसका 10वां एससीओ का 10वां मेंबर हो जाएगा आपका बेलारूस। और ईरान जो है 2023 में शामिल हुआ। अब भारत पाकिस्तान दोनों साथ में, बाप बेटा दोनों साथ में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ। तो 2017 में शामिल हुआ। और उसके बाद एससीओ का गठन कब किया गया। तो 15 जून 2021 को एससीओ का गठन किया गया। एससीओ के गठन के टाइम अगर छठा मेंबर की बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान बन गया आपका छठा मेंबर। और टोटल मेंबर एससीओ का हो जाएगा जो आपका 10 हो जाएगा। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रुद्रम मिसाइल। रुद्रम मिसाइल क्या बोलता है। रुद्रम मिसाइल हाल ही में भारत ने अपने पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए कौन सा है, स्वदेशी है और क्या है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत वायुसेना के लिए विकसित किया है। इसका मुख्य बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे। यह भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे सतह से सतह पर मार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें इंटरनल नेविगेशन सिस्टम INS GPS नेविगेशन और अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा है, जिसे यह विकिरण उत्सर्जित करने वाले साक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार करता है। आगे बोलते हैं कि मिसाइल में 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई के प्रक्षेपित किया जा सकता है। कितने मीटर से। तो 500 मीटर से लेकर के 15 किलोमीटर तक की अलग अलग ऊंचाई से प्रक्षेपित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं समान नागरिक संहिता UCC क्या हो जाएगा आपका, समान नागरिक संहिता हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र देखते हैं। प्रधानमंत्री ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया है। आगे बोलते हैं उन्होंने यह भी बताया कि हमारे देश में धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले तथा भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानून का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है। ये किनका स्टेटमेंट है। तो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, जो कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इस तरह के भाषण के बारे में बताया गया था। आगे बात करते हैं UCC के बारे में। UCC के बारे में क्या बताया गया है, आगे देखते हैं। समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता तथा समान कानून, चाहे वह किसी धर्म का या जाति का हो। तो बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं समान नागरिक संहिता विवाह, तिलक, विरासत,
गोद लेना उत्तराधिकारी से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होता है। इसे राजनीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत रखा गया है। कौन सा? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत इसको रखा गया है। आगे बात करते हैं गोवा पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में लेकिन स्वतंत्रता से पहले समान नागरिक संहिता का पहला पालन करने वाला पहला राज्य हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, गोवा पुर्तगाली नागरिकता संहिता 1867 के रूप में लेकिन स्वतंत्रता से पहले अगर समान नागरिक संहिता का पालन करने वाला राज्य बोलता है तो आपका गोवा हो जाएगा। वही स्वतंत्रता की बाद बोलता है कौन सा? तो उत्तराखंड जो हो जाएगा स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को अपनाने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा। समान नागरिक संहिता समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समान नागरिक संहिता किसके अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची हम कहते हैं किसको? जिसमें स्टेट और सेंट्रल सरकार दोनों अपना निर्णय लेती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ जाता है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई। देखिए इस पॉइंट को बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि ये नाम पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के मसौदा तैयार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तो किनके अध्यक्षता में? तो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में। जितने भी हम आपको अध्यक्ष आप आज बताए हैं उनको बहुत ज़रूरी है आप उसको मेमोराइज़ कीजिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं शाहबानो मामले। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शाहबानो मामले 1985। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला हुआ है कि शाहबानो मामले 1985 और सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया था। तो कौन कौन से मामले में? शाहबानो मामला 1985 और सायरा बानो मामला 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया था। जो ये दोनों जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा लाइन कि शाहबानो मामला कब हुआ था? तो शाहबानो मामला आप देख सकते हैं 1985 और सायरा बानो मामला हो जाएगा आपका 2017। आगे बात करते हैं बी एन राव समिति एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की थी। तो कौन हो जाएगा इसके लिए? तो बी एन राव समिति। ये भी आप देख सकते हैं कि बी एन राव समिति जो है एक संहिताबद्ध हिंदू कानून को सिफारिश की थी। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो बी एन राव समिति हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून कौन से हैं? तो हिंदू व्यक्तिगत कानून को देखेंगे, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो जाता है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये आपको पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हो जाएगा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 हो जाएगा। वही हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम जो किसी अपने बच्चों को, अगर आप हिंदू हैं तो किसी को आप ग्रहण कर रहे हैं, मतलब कि आप एडॉप्ट कर रहे हैं, किसी बच्चों को आप एडॉप्ट कर रहे हैं या उसका भरण पोषण कर रहे हैं, तो किसके अंतर्गत आता है? तो पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है। हिंदू शब्द में आपको सिख भी देखने को मिलेगा, बौद्ध भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, क्योंकि हिंदू से ही टूट करके सिख, बौद्ध और जैन बने हुए हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं मुस्लिम व्यक्तिगत कानून देखते हैं। तो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के ऊपर चर्चा करते हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून शरीयत अधिनियम 1937 की यूज करता है। पारसी व्यक्तिगत कानून, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 हो जाएगा आपका। ईसाई व्यक्तिगत कानून आप देखेंगे, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 आप इसमें देख सकते हैं। आगे बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, जो कि कल भी इस मुद्दे को बहुत ही उजागर किया गया था। कल इस मुद्दा पे बहुत जोर से चर्चा किया गया था। आगे देखते हैं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझाने वालों से आग्रह करता हूं, समझने वाले से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएं। बार बार चुनाव में देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना और पहल ऐसा लगता है कि चुनाव चक्र से प्रभावित है। हर गतिविधियाँ राजनीतिक विचारों के रंगी हुई है। आगे बात करते हैं हम कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, तो देखिए ये वाले याद रखिए कि वन नेशन वन इलेक्शन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। एक राष्ट्रीय चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई। तो सौंप दी गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और कौन सौंपे थे? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ऐसा मसौदा तैयार करने के लिए दिया गया है। इसकी समिति के मुख्य सिफारिशों को देखेंगे, मुख्य बुंदी कौन कौन से है आप इसको देखिएगा।
ये सभी जो मुख्य बिंदु जो है आपको एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखने को मिल सकता है। और स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि बीपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है, इसमें इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं पैनल ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा कौन कौन से, तो पैनल ने लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए, राज्यसभा नहीं, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। स्थानीय निकाय के चुनाव 100 दिन के भीतर होनी चाहिए, इसके लिए अनुच्छेद 324A लागू किया जाएगा। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि पैनल में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के लिए एक चुनाव कराने की सिफारिश किया गया है, और स्थानीय निकाय चुनाव में 100 दिन के भीतर, जो कि मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, वो जो है लोकसभा विधानसभा चुनाव होने के बाद 100 दिन के भीतर उसका भी चुनाव कराने की बात किया जा रहा है, जिसके लिए बात किया जाता है कि अनुच्छेद 324 को लागू किया जाएगा, 324A को लागू किया जाएगा। आगे बात करते हैं, सदन में बहुमत न होने पर क्या बोलता है, सदन में अगर बहुमत न होने पर या अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। तो देखिए अगर इन केस संसद में बहुमत नहीं हो, या तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया गया हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नई लोकसभा की गठन किया जाएगा, नई लोकसभा के लिए चुनाव हो जाएगा, नई लोकसभा गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो जाए कि नई लोकसभा पिछली लोकसभा के कार्यकाल के बचे हुए समय तक ही काम करेगी। इसका कहने का मतलब है क्या कि अगर इन केस 3 साल तक के कोई भी किसी भी सरकार का काम, किसी भी सरकार जो है गठन में 3 साल तक काम चला लिया, अब 3 साल तक सत्ता चला लिया, अब 3 साल तक सत्ता चलाने के बाद इनके बीच में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया या बहुमत पारित नहीं हुआ, उस कंडीशन में नया चुनाव होगी। और जब नया चुनाव होगा तो बीच रेस्ट ईयर के लिए, मतलब कि जितने साल पिछले लोकसभा के चुनाव का जितने रेस्ट टाइम बचे हुए उसके लिए गठित किया जाएगा। ये कहने का मतलब है, जो मसौदा तैयार किया गया है उनके बारे में बताया गया है, उस सब के पॉइंट है सब। आगे बात बोलते हैं, जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होंगे, क्या बोला गया है, जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा से पूर्व कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगा, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया गया हो। देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका कि जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगा, जब तक कि इसे पहले भंग न कर दिया गया हो। तो देखिए जो भी विधानसभा के चुनाव हो जाएगा उसे लोकसभा के चुनाव के कार्यकाल तक ही देखा जाएगा, तभी तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आती है इस पे। आगे बात देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 172 जो संसद के सदनों और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल से संबंधित है में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो इसमें आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 में संशोधन करने की बात किया गया है। आगे देखते हैं, चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार कर सकता है। ये तो देखिए संविधान संशोधन में कम से कम आधे राज्य और अनुसमर्थन के साथ पारित तो किया जाना आवश्यक है। तो देखिए ये वाले जो संविधान संशोधन की बात किया जा रहा है, जो भी कुछ आर्टिकल में संविधान संशोधन की बात किया जा रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात किया जा रहा है, तो उसमें जो है कम से कम आधे राज्य का समर्थन जरूरी है। संशोधन पारित करने में कम से कम आधे राज्य द्वारा अनुसमर्थन के साथ साथ पारित होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के ये कानून लागू हो सकता है। अब देखते हैं हम 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करने के लिए आवश्यक परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए आपको देखते हैं, पहले आर्टिकल 83 की बात करते हैं, अनुच्छेद 83 की बात करते हैं, संसद के सदनों की अवधि। तो देखिए संसद के सदनों की अवधि जो होता है, किसी भी संसद के अभी जो एट प्रेजेंट में संसद की अवधि जो हो जाएगा 5 साल की होता है, तो जब भी चुनाव होगा तो 5 साल के लिए हो जाएगा। लेकिन अब क्या बात बताया गया है कि अगर मान लेते हैं किसी कारणवश अविश्वास प्रस्ताव हो गया, संसद में बहुमत पारित नहीं हो पाया, तो जो है अगले चुनाव आने के लिए आपको रेस्ट जो पूर्व लोकसभा का जो लोकसभा चल रहा है उसी में आपको
नए चुनाव होंगे तो आपको पूर्व लोकसभा के कार्यकाल के अंतर्गत ही आपको रखा जाएगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 85 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन की बात करता है। वही अनुच्छेद 172 क्या बोलता है, राज्य विधानसभाओं की अवधि देता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 174 में किया जाएगा, राज्य विधानसभाओं का विघटन किया जाएगा। वही अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात स्थितियाँ आपको 356 में देखने को मिलेगा। वही देखते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के कई प्रावधान हैं। आगे बात करते हैं हम विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। आगे क्या बोलते हैं, नई समिति के अन्य सदस्य कौन कौन से, तो सुभाष कश्यप हो जाएंगे, अधिवक्ता हरीश साल्वे हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएंगे, गुलाब नबी आज़ाद हो जाएंगे, एन.के. सिंह हो जाएंगे, संजय कोठारी हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे, जो कि अधीर रंजन चौधरी जुड़ने से इनकार कर दिए थे। अब देखिए जो ये वाला जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो है इस सदस्य के नाम याद रखिएगा। और इस वन नेशन वन इलेक्शन के अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो रामनाथ कोविंद जो हो जाएंगे, जो कि ये रिपोर्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का राष्ट्रपति को सौंप दिया गया है। अब इसमें देखते हैं कब से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिस तरह से आपको आएगा आपको बता दिया जाएगा। और ये सभी जो अनुच्छेद जो है ये सभी जो अनुच्छेद जो है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड अनुच्छेद हैं, आप जो इस अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज में आपका ये सभी जो है देखने को मिल सकता है। जैसे कि बीपीएससी में जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करेंट अफेयर का देखने को मिलता है। अब बीपीएससी में कम से कम 10 से 12 करेंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा और ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिल सकता है। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। एक हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। व्हाट्सएप चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है। आप जाइए और वहां से जुड़िए और अपना बेनिफिट उठाइए, जो कि ये वाले जो करंट अफेयर है एडिटोरियल बुक का करंट अफेयर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। आप रेलवे में बेनिफिट ले सकते हैं इससे, आने वाले एग्जाम स्टेट एग्जाम में जितने भी है आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।